नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। कल का जो एडिटोरियल डिस्कशन था ना, बजट से संबंधित, वो हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। रात को भी जो बचे हुए आर्टिकल्स थे उनको डिस्कस किया था, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन शायद आपके पास नहीं पहुंची। तो आज का जो डिस्कशन होगा ना, वो भी 2 पार्ट्स में होगा, सिर्फ आज के लिए। तो कल जो आर्टिकल्स आप तक नहीं पहुंचे थे वो आज की वीडियो में ऐड कर देता हूं, और आज के जो 2 आर्टिकल्स हैं उसका भी डिस्कशन शाम को होगा, और कल से फिर हमारी वही रेगुलर एक ही वीडियो चलती रहेगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल म्यांमार में मिलिट्री कू से संबंधित है। देखो, कू का हिंदी में मतलब होता है तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब जब गवर्नमेंट से इलीगल तरीके से पावर को छीन लिया जाता है तो उसे कहा जाता है कू, यानी तख्ता पलट। चूंकि अब ये कू जो है वो परफॉर्म किया गया है मिलिट्री के द्वारा, तो इसे मिलिट्री कू कहा जा रहा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, उसी समय म्यांमार भी आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। इवन म्यांमार में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और इंडिया में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उनमें काफ़ी सारी समानताएं भी देखने को मिलती हैं। वहाँ पर भी कांग्रेस थी, और इंडिया में कांग्रेस और म्यांमार की कांग्रेस के बीच में रिश्ते भी अच्छे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, आज़ादी के बाद म्यांमार में 1962 में सबसे पहली बार कू हो गया, यानी कि मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली म्यांमार में। ऐसा देखो और भी देशों में हुआ, जैसे पाकिस्तान में भी मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली, बांग्लादेश में भी मिलिट्री ने सत्ता हथिया ली। लेकिन अच्छी बात यह है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर, बात कर रहे हैं म्यांमार की। मिलिट्री कू म्यांमार में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1962, 1988, 1990 में भी मिलिट्री कू हो चुका है। देखो, अभी का म्यांमार का जो संविधान था ना, उसे म्यांमार की मिलिट्री ने ही ड्राफ्ट किया था। कब? 2008 में। 2008 से पहले म्यांमार में मिलिट्री रूल था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर म्यांमार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था कि भैया आप सत्ता छोड़ो, आप म्यांमार में डेमोक्रेसी लेके आओ। तो आधे अधूरे मन से म्यांमार की मिलिट्री ने 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जिसे सू की जो पार्टी है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया था म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा 2008 में जो संविधान लाया गया था। क्योंकि देखो, संविधान में ऐसी ऐसी बातें हैं, जैसे दोनों हाउसेस में 25% जो सीट्स हैं वो तो मिलिट्री के लिए रिजर्व की गई हैं। मिलिट्री अपने सर्विंग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती हैं उन सीट्स के लिए। सोच के देखो, 100 में से 25 सीट्स तो सर्विंग मिलिट्री के जो जनरल्स हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे। इसके बाद बाकी बची कितनी सीट्स? 75% सीट्स। 75% सीट्स के लिए भी म्यांमार की मिलिट्री की एक प्रोक्सी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ती है। तो इस प्रकार का संविधान है। तो इसीलिए एनएलडी यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने विरोध किया था कि भैया हम इस संविधान को नहीं मानते। 2010 का जब इलेक्शन हुआ था उसे लड़ा ही नहीं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने। लेकिन जब 2015 में फिर से इलेक्शन कंडक्ट हुआ ना, इसे लड़ा गया नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि उनको लगा अरे कोई बात नहीं, थोड़ी डेमोक्रेसी है वो भी अच्छी है। ठीक है, 25% सीट्स मिलिट्री के लिए रिजर्व है, ये भी ठीक है कि मिलिट्री की एक प्रोक्सी पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी वो 75% सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद 2015 में जब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने इलेक्शन लड़ा तो वो इलेक्शन जीत गई। तब से लेके अभी तक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सत्ता में है। लेकिन ये जो सू की है ना, ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकी थी। इनके पति और बच्चों की सिटीजनशिप से संबंधित कुछ इशू था, जिसकी वजह से ये प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकी, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बन गई। अब कहने को ये फॉरेन मिनिस्टर थी सू की, लेकिन सारी पावर्स इनके पास ही थी। इसके बाद देखो, पिछले साल फिर से म्यांमार में इलेक्शंस कंडक्ट हुए और उन इलेक्शंस को स्वीप किया गया सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के द्वारा। बट देखो, मिलिट्री को ये चीज़ पसंद नहीं आई। मिलिट्री की जो प्रोक्सी पॉलिटिकल पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई, और मिलिट्री ने आरोप लगाना स्टार्ट किया कि भैया ये जो इलेक्शन है ये तो रिग्ड थे, मतलब इन इलेक्शंस में धांधलेबाजी हुई है। 90 लाख
वोट्स जो कास्ट किए गए थे वो ऑथेंटिक नहीं थे। मिलिट्री ने यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन यानी जो उनका फेडरल इलेक्शन कमीशन है उनको बोला कि नई पार्लियामेंट कन्वीन करने से पहले आप ये साबित करो कि 90 लाख वो वोट जिन पर क्वेश्चंस रेज हुए हैं वो ऑथेंटिक थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसी के साथ म्यांमार की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर लिया। वैसे देखो ऑलरेडी मिलिट्री के पास आधी अधूरी पावर्स तो थी ही, मतलब 25% सीट्स तो सर्विंग मिलिट्री जनरल्स के लिए ही आरक्षित थी और बहुत सारे मामलों में तो मिलिट्री का ही बोलबाला था, जैसे म्यांमार की डिफेंस का मामला हो। लेकिन अब आधी बची हुई जो पावर थी वो भी मिलिट्री के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार से हथिया ली गई है। इस पूरे मामले में जो इश्यूज ऑफ कंसर्न्स हैं वो इसलिए हैं, एक तो देखो जो इलेक्टोरल इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ना कि मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा, जैसा कि करने की कोशिश की गई है म्यांमार में। दूसरा, म्यांमार के संविधान में जो आर्टिकल 417 था उसके अनुसार प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे इशू में, इस पूरे प्रकरण में म्यांमार के प्रेसिडेंट से कोई कंसेंट नहीं ली गई और वहाँ की काउंसिल तो मिली ही नहीं, कंसेंट तो दूर के लेने की बात है। और कू के बाद में म्यांमार के प्रेसिडेंट और सू की जो कि डिफेक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी इफेक्टिवली पावर उनके पास थी, उनको डिटेन कर लिया गया है। ये कू देखो अलग इसलिए है क्योंकि सत्ता में जो सर्विंग मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने इस कू का समर्थन किया है, यानी आधी जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी उन्होंने इस कू का समर्थन किया है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कू का तो विरोध ही करती हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो म्यांमार में ये जो सू की पॉलिटिकल पार्टी है ना और मिलिट्री के बीच टेंशंस कोई नई चीज नहीं है। आमतौर पे इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो काफी लंबे समय से हैं। आर्मी को ये लगता है कि हमें पावर मिलनी चाहिए क्योंकि हमने आज़ादी दिलवाई, क्योंकि म्यांमार में भी अलग अलग हिस्सों में अलग से देश बनाने की मांग उठती रहती है, तो म्यांमार की आर्मी उस मांग को दबाती है। तो म्यांमार की आर्मी का कहना है हमने देश को टूटने से बचाया है, हमने देश में स्टेबिलिटी को इंश्योर किया है, हमने देश में डेवलपमेंट को इंश्योर किया है, इसलिए पावर हमें मिलनी चाहिए। जबकि एनएलडी की लीडर सू की जो हैं, इनको ये लगता है कि आर्मी ने तो देखो अच्छा काम किया है, बट उनको ये लगता है आर्मी अपॉलिटिकल होनी चाहिए, आर्मी का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी की मांग करती हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे इश्यूज को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं म्यांमार में सू की के बीच और म्यांमार की मिलिट्री के बीच, जैसे एथनिक रिकॉन्सिलिएशन, जैसे काफी सारी जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो नाराज रहते हैं सरकार से, इंसर्जेंसी रहती है अलग से स्टेट बनाने को लेकर, जैसे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में रहती है, आपको पता है। तो उन एथनिक ग्रुप से कैसे डील किया जाए इसको लेकर डिफरेंसेस रहते हैं सू की के बीच और म्यांमार की मिलिट्री के बीच। संविधान में रिफॉर्म्स लाने को लेकर डिफरेंसेस रहते हैं, रोहिंग्या इशू को लेकर, और चाइना के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, क्या पूरी तरह से चाइना के करीब चले जाएं या फिर चाइना से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखी जाए, इस चीज को लेकर भी डिफरेंसेस रहते हैं। इसके बाद देखो दूसरे रीजंस की बात करें जिसकी वजह से मिलिट्री कू हुआ है। देखो पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो रियल जो फाइट है वो पावर के लिए ही है, जैसा हमने डिस्कस किया, हर कोई पावर चाहता है, तो पावर के लिए ये लड़ाई थी, इसलिए मिलिट्री ने कू किया। और फ्यूचर ऑफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्लेंग, इनको अपना फ्यूचर अनसर्टेन लगा। इनकी ड्रीम थी प्रेसिडेंट बनने की, बट सू की इनकी ड्रीम के अगेंस्ट थे। इवन खबरें ऐसी भी आ रही थी कि शायद इनका जो कार्यकाल है सीनियर जनरल का वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो फिर इनको लगा कि मुझे तो बिल्कुल ही मेरी पावर चली जाएगी, तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभाते हुए इस मिलिट्री कू को अंजाम दिलवाया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो म्यांमार की जो मिलिट्री है ना वो म्यांमार के लोगों को समझती है। म्यांमार में देखो जो मेजोरिटी हैं वो बुद्धिस्ट की हैं, इसके अलावा वैसे काफ़ी सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, इंक्लूडिंग रोहिंग्याज। जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है ना वो तो ये चाहती है कि म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए,
लेकिन जो मेजोरिटी में है ना बुद्धिस्ट, उनको एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं पर अगर इस कू का विरोध होगा भी तो देखो मिलिट्री के पास इनफ टूल्स मौजूद हैं उस असंतोष को दबाने के लिए। म्यांमार में जेलों की कमी नहीं है, जेलों में स्पेस की कमी नहीं है, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। बात करें कंक्लूजन की, अब इंडिया का एंगल क्या है। देखो वैसे तो आपको भी पता है जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता रहा है। लेकिन बाद में इंडिया ने ये समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो 1962 से लेके 1990 के बीच में म्यांमार में जब मिलिट्री सत्ता में थी ना, तो इंडिया हेजिटेंट था म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में। इंडिया को लगता था कि अरे मिलिट्री सत्ता में है, हम नहीं बात करेंगे ज़्यादा, हम ज़्यादा संबंधों को मजबूत नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा डील करते हैं। लेकिन 1990 के बाद में इंडिया की आंखें खुल गई। इंडिया को लगा अरे भैया ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। कैसे? क्योंकि 1962 से लेके 1990 के बीच में चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया म्यांमार में। तब इंडिया को समझ में आया हम तो आइडियलिज्म खेलते रहे, हम तो मोरलिटी की बात करते रहे, एथिक्स की बात करते रहे, और चाइना ने अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया है म्यांमार में। तो इंडिया अब वो गलती नहीं करने वाला है। अब इंडिया डील करेगा म्यांमार के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि म्यांमार में मिलिट्री सत्ता में आ गई है तो इंडिया बोल देगा नहीं नहीं अब हम अपने संबंधों को काट रहे हैं म्यांमार के साथ। ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया ने अपनी रणनीति जो है उसको बदल दिया है। अब इंडिया नेशनल इंटरेस्ट पे खेलता है। और वैसे भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के प्रति कमिटेड है। मतलब दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में क्या कुछ हो रहा है उसमें इंडिया नॉन इंटरफेयर करेगी, उसमें इंडिया इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, म्यांमार में क्या कुछ हो रहा है और उसमें इंडियन एंगल क्या है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में राइटर कहते हैं देखो नॉर्मल टाइम्स में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है ना तो फोकस होता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, डेट कितना होगा सरकार का, यानी सरकार कितना कर्ज और लेगी और अभी देश के ऊपर कर्ज है कितना, इन सब चीज़ों पर फोकस होता है। बट चूंकि पिछले साल कोविड-19 की महामारी आई थी जिस वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, तो इस साल के बजट में फोकस था डिमांड को इंक्रीज करने पर। मार्केट में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। तो डिमांड को इंक्रीज करने पर फोकस रहा है इस बजट में। इसीलिए सरकार ने कहा है, यानी प्रोविज़न किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो 35% ज़्यादा होगा इस साल पिछले साल के अपेक्षाकृत। इसके साथ साथ देखो इस साल के बजट में सरकार ने स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं हो पाती है उन पर भी ध्यान दिया है। यानी सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की बात भी कही है जो कि हम इस आर्टिकल में आगे डिस्कस भी करेंगे। यानी राइटर के अनुसार मोस्टली देखो ये बजट जो है वो अच्छा है, हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं जिनको राइटर डिस्कस करेंगे आगे। अगर देखो हम बात करें किस प्रकार से कोविड-19 की महामारी ने करंट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। देखो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 में जो रेवेन्यू था वो सरकार को 23% कम प्राप्त होगा। मतलब पिछले साल बजट में अगर सरकार के द्वारा सोचा गया था कि हमें 100 रुपये रेवेन्यू मिलेगा तो 100 के बजाय सरकार को सिर्फ 77 मिलेगा। टैक्स रेवेन्यू में गिरावट होगी 17.8% और नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिरावट होगी बाय 45%। एग्जाम्पल दीजिए, टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल दीजिए। टैक्स रेवेन्यू ये सारे डायरेक्ट टैक्स और इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल दीजिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि देखो सरकार ने कोई कर्ज दे रखा है किसी को तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, या फिर पीएसयू से सरकार को जो कमाई होती है डिविडेंड मिलता है सरकार को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे इवन इंडिया बुक को बेचकर सरकार को जो
पैसा मिलता है, ये सब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर की बात करें, देखो पिछले साल अक्टूबर तक तो जो एक्सपेंडिचर था सरकार की तरफ से वो कम ही था, क्योंकि 3-4 महीने तो लगातार लॉकडाउन रहा, खर्चा हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद सरकार ने एकदम से कमान संभाली कि इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाना है, और सरकार ने तेजी से खर्चा करना स्टार्ट किया। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले साल 13.4% ज़्यादा है। अगर देखो पिछले साल सरकार ने बजट में ये एस्टिमेट लगाया था कि हम 100 रुपये खर्च करेंगे, 100 रुपये हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा, तो रहेगा कितना एक्चुअल में? 113.4। यहां पर देखो नीचे भी लिखा हुआ है कि अक्टूबर के बाद सरकार ने एकदम से खर्च ज़्यादा करना स्टार्ट किया। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14.5% ज़्यादा रहेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 6.1% ज़्यादा रहेगा, और ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा 13.4%। एज कंपेरिजन टू व्हाट? एज कंपेरिजन टू जितना सरकार ने पिछले साल बजट में एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया था। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट देखो, इस साल के बजट में सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 2021-22 में सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो पिछले साल जितना सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ उसका 15% ज़्यादा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखो ये है, पिछले साल सरकार ने बजट में जितना रेवेन्यू एस्टिमेट लगाया था उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जितना रेवेन्यू सरकार को मिला, कम मिला ना कोविड-19 के कारण, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है ना करंट फाइनेंशियल ईयर का, उससे 15% ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त होगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा? 14.9% ज़्यादा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा होगा? 15.4% ज़्यादा। और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को 1,75,000 करोड़ मिलेंगे। मतलब जो सरकारी PSUs हैं उनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और सरकार को इतना पैसा मिलेगा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितना पैसा मिला डिसइन्वेस्टमेंट से? सिर्फ 32,000 करोड़। तो ये सरकार को जो ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा ना सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट से बल्कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सरकार को ज़्यादा प्राप्त होगा। इस रेवेन्यू की सहायता से सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर सकेगी, और ये इंश्योर कर सकेगी कि फिस्कल डेफिसिट सरकार का ज़्यादा ना बढ़े। सरकार का अनुमान ये है कि 2021-22 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहेगा 6.8%, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें कितना फिस्कल डेफिसिट है ये तो देखो 9.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके बाद अगर देखो सेक्टोरल एलोकेशन की हम बात करें, हेल्थ की हम बात पहले करते हैं। हेल्थ वैसे देखो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा पैसा तो हेल्थ पर स्टेट्स को ही खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस साल बजट में सरकार ने अनाउंस किया है, हम एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस स्कीम की सहायता से फिलहाल मौजूदा जो हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको मजबूत किया जाएगा। 6 सालों में इस स्कीम पर यानी नई PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और 2021-22 में स्पेसिफिकली कितने किए जाएंगे वो तो सरकार ने नहीं बताया है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है डिफेंस सेक्टर में सरकार लगातार कम पैसे एलोकेट कर रही है। पिछले साल कितने एलोकेट किए गए थे? 4,01,000 करोड़, और इस साल कितने? 4,05,000 करोड़। अब आपके मन में आया होगा ज़्यादा तो है, पिछले साल 4,01,000 करोड़ और इस साल 4,05,000 करोड़, तो ज़्यादा ही तो है ना? नहीं, ज़्यादा नहीं है। हम परसेंटेज ऑफ GDP की बात कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ GDP के हिसाब से देखें तो कम है। ये 4,05,000 करोड़ जो है ये हुआ 1.8% ऑफ GDP, यानी 2% से कम डिफेंस पर एलोकेट करने का सरकार का प्लान है। इसके बाद देखो बजट में अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें ना, तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स सरकार लेके आई है इस बजट में, जैसे कि 20,000 करोड़ रुपए फिर से दिए जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को उनके रिकैपिटलाइजेशन के लिए, ताकि उनके पास पैसे हों लोन देने के लिए और अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि बैंकों का भी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ना पिछले कुछ समय में।
तो रिकैपिटलाइजेशन की आवश्यकता थी और धीरे धीरे करके सरकार कर भी रही है। पिछले साल के बजट में भी काफ़ी पैसे दिए गए थे बैंकों को और इस साल भी। इसके अलावा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी। किस लिए? ये बैंकों का ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना, उसको परचेज करने के लिए। इसका सीधा मतलब देखो ये है, मान लीजिए एसबीआई का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 1000 रुपये, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई को बोलेगी कि भैया आपको 1000 रुपये लेने हैं मार्केट से, हम आपको 500 देते हैं। ये सारा जो आपने कर्ज दे रखा है ना, जो आपको मिल नहीं रहा है, ये हमें सौंप दीजिए। आप हमसे 1000 के बजाय 500 ले लीजिए, ताकि आपके एफर्ट्स कम लगे, आप अपना काम करते रहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने जिनको लोन दिया है उनसे हम वसूल लेंगे अपने आप। हम बेशक उनसे 600 वसूलें, 700 वसूलें या फिर पूरे के पूरे 1000 वसूलें, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काम होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, जो कि बैंक्स की बैड एसेट्स को परचेज करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके बाद दूसरे रिफॉर्म्स की बात करें, सरकार ने पब्लिक सेक्टर में काफ़ी सारे पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया को देखो वैसे सरकार काफ़ी समय से बेचने की कोशिश कर रही है, बिक नहीं रही है, सरकार को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं एयर इंडिया के। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब। वैसे देखो आपने भी सुना होगा, विपक्षी पार्टीज या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार पीएसयू को बेच रही है, ये गलत है। देखो अलग अलग व्यूज़ हैं। जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का व्यू ये है कि सरकार से बिजनेस चलता तो है नहीं, तो सरकार का कोई बिजनेस होना नहीं चाहिए बिजनेस में। अब आप एक बात बताओ, आप भी टैक्स देते हो, आप बेशक इनकम टैक्स नहीं देते होंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हो ना। आप एक मोबाइल खरीदते हो, उसमें आप जीएसटी भरते हो। अब आपने जो टैक्स पे किया वो पैसा जा रहा है एयर इंडिया के ऑपरेशंस को सस्टेन रखने में। आपका क्या फायदा हो रहा है? अगर आप ये जीएसटी नहीं दोगे मोबाइल फोन में, तो आपको 15,000 के बजाय 11,000 का, 12,000 का फोन मिलेगा। आपको तो ये हक है ना कि भैया मैंने जो टैक्स दिया है उसका सही जगह तो इस्तेमाल होना। एयर इंडिया का मैं कभी इस्तेमाल करता नहीं हूँ, और ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादातर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कितनी महंगी महंगी टिकटें हैं, इतने इनएफिशिएंट एयर इंडिया के ऑपरेशंस हैं। आप क्यों चाहोगे कि आपने जो टैक्स पे किया है वो इन बेकार के ऑपरेशंस में खर्च हो? आप चाहोगे कि मैंने जो पैसा पे किया है, मैंने जो टैक्स दिया है, उससे अच्छी सड़कें बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो। तो ये सारी जो कंपनीज है ना, जिनसे कोई फायदा नहीं होता है, जो लॉस मेकिंग है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है उनको सस्टेन करने में, उनको तो सरकार को बेच ही देना चाहिए। अब लास्ट में देखो कंसर्न्स की बात करते हैं। रिफॉर्म्स क्या अच्छे सरकार लेने वाली है, उनके बारे में तो हमने डिस्कस किया। कंसर्न्स की बात करें तो वो है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड। सरकार ने देखो सेल्फ रिलायंस के नाम पर काफ़ी सारे चीज़ों के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, रा सिल्क, सिल्क यार्न। ऐसे तो देखो हम 1991 से पहले जो कुछ होता था उस दौर में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं जाना चाहते ना हम उस दौर में। एलपीजी रिफॉर्म्स आए, देश को इससे फ़ायदा हुआ, ये तो अब इसका तो एविडेंस मौजूद है ना। तो फिर सरकार प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ क्यों अपना रही है, ये समझ से परे हैं। इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को लेकर भी कंसर्न है, और नए जो इंस्टीट्यूशन सरकार ने प्रपोज किए हैं उनकी गवर्नेंस कैसे होगी, उनकी फंडिंग संबंधित भी कंसर्न्स मौजूद हैं। इस प्रकार से ये आर्टिकल तो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब देखो अगला जो आर्टिकल है ना, वो पूरा का पूरा हंगर पे फोकस है। मतलब इस पूरे आर्टिकल की एक ही थीम है कि हंगर यानी भुखमरी को एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस बजट में इनफ नहीं किया है। हमने पहले भी काफ़ी सारे भुखमरी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किए हैं, कैसे कोविड-19 के कारण जो हंगर की समस्या है वो इंक्रीज हुई है। तो आर्टिकल में पहले काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि हंगर की समस्या इंक्रीज हुई है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसका डेटा शो करता है कि मालन्यूट्रिशन की समस्या 2019 में बढ़ी है एज कंपेरिजन टू 2016। हंगर वॉच एंड अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी फील्ड सर्वे, इसका डेटा ये शो किया करता है कि कोविड-19 के बाद ज़्यादातर जो लोग हैं, खास करके गरीब लोग, वो उतना फूड कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं जितना कि वो पहले करते थे कोविड-19 की महामारी से पहले। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था
20 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2020 के बीच। बट देखो ये सारा डेटा अवेलेबल होने के बावजूद मतलब ये तो साबित होता है कि हंगर की समस्या बड़ी है, बट बजट के प्रोविजंस को आप देखोगे तो सरकार ने इनफ नहीं किया है। कोविड-19 के दौरान देखो आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रभावित हुई। जितना सरकार ने पिछले साल आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए एलोकेट किया था उतना तो यूज़ कर ही नहीं पाए, क्योंकि कोविड-19 लग गया, आंगनवाड़ी ऑपरेशनल नहीं रही, ज़्यादातर समय के लिए तो आंगनवाड़ी बंद रही ना। उसी प्रकार से मिड डे मील स्कीम के लिए सरकार ने जितना एलोकेट किया था उतना भी यूज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मिड डे मील स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो, उसकी लॉकडाउन रहा था कुछ महीने तो बिल्कुल ही पूरी तरह से। और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप देख लो, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसके लिए पिछले साल सरकार ने एलोकेट किए थे 3700 करोड़ और यूज हुए सिर्फ 600 करोड़। मैटरनिटी बेनिफिट में भी पिछले साल सरकार ने एस्टिमेट लगाया था कि 2500 करोड़ रुपए यूज होंगे, लेकिन यूज हुए कितने? सिर्फ 1300 करोड़। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अब तो ये देखो समर्थ्या स्कीम का पार्ट है। समर्थ्या स्कीम में काफ़ी सारी स्कीम्स अब मर्ज कर दी गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है समर्थ्या स्कीम। और इन स्कीम्स के लिए एलोकेशन जो है पहले के अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार से राइटर कहते हैं फूड सब्सिडी का एक्चुअल जो अमाउंट है वो कम हो गया है। राइटर देखो एक बात ये बोलना चाहते हैं, फूड सब्सिडी में ना बहुत सारा पैसा ऐसा है जो एफसीआई को जा रहा है एरियर के तौर पे। मतलब सरकार को कुछ देना हो, एफसीआई को बकाया पैसा हो, तो बकाया पैसा, पिछला पैसा बकाया एफसीआई को दे रही है सरकार और वो इस साल की सब्सिडी में काउंट हो रहा है। तो एक्चुअल में फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा और सब्सिडी को लिए पूरा जो पैसा एलोकेट किया गया है वो पूरा फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होगा। उसका कुछ हिस्सा जाएगा एफसीआई को प्रीवियस जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए एरियर के तौर पर। तो देखो पॉइंट्स यही निकलते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो खास करके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सिर्फ एक पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है, कोई स्पेशल मेजर नहीं इस्टेब्लिश किए गए हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे ओल्ड एज, विडो एंड डिसेबिलिटी पेंशन, इससे भी न्यूट्रिशन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इनमें भी एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया गया है। तो कुल मिला के देखो ये सारे कंसर्न्स रेज करके राइटर बताना चाहते हैं कि हंगर और मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस साल के बजट में इनफ प्रोविजंस नहीं किए हैं। तो ये हमने जो सुबह के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने बाकी थे उनको डिस्कस कर लिया। फिलहाल हम हमारी इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।